नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह और आज हम एक खास शख्सियत से आपको मिलाएंगे। जनरल वीके सिंह, पूर्व सेना अध्यक्ष, 2 बार के सांसद, गाजियाबाद से, और पहली बार में ही भारी भरकम मंत्रालय मिला। इस बार भी वो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का प्रभार उनके पास है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना। सर, सबसे पहले 2022 का चुनाव, उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण 5 राज्यों में, क्या चुनौतियां हैं 2022 में बीजेपी के लिए? क्योंकि 7 साल, तकरीबन 8 साल आपकी केंद्र की सरकार को होने वाले और 5 साल यूपी की सरकार को। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति के अंदर हमेशा से एक अलग प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश अगर जीतता है, जो भी पार्टी जीतती है, उसका वर्चस्व रहता है। ये वर्चस्व 2017 में हमने प्रदेश में देखा और 2014 के अंदर हमने देश में देखा कि किस तरीके से एक बहुत भारी बहुमत मिला। 2017 में बहुत भारी बहुमत मिला। आज अगर आप पीछे मुड़कर देखें और निष्पक्ष तौर पर देखें, कोई किसी पार्टी के चश्मे की आवश्यकता नहीं है, आपको 2-3 चीज़ें दिखाई देंगी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था और 2017 के बाद क्या है, ये बहुत साफ दिखाई देता है। कोई भी जनमानस अगर देखे कि क्या स्थिति थी, एक वो स्थिति थी जबकि गाजियाबाद शहर के अंदर और इलाके के अंदर भू माफियाओं का राज था। जो मर्जी आए उसका प्लॉट ले लेता था या मकान ले लेता था। हमारी बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं फील करती थी, चाहे वो स्कूल जा रही हैं, चाहे कॉलेज जा रही हैं, चाहे बाजार में जा रही हैं। गरीब और वंचित सिर्फ एक वोट बैंक था 2017 से पहले। लोग बोलते बहुत थे कि हम जी ये कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका आंकलन आप करो, वो सब नाम के वास्ते था, सिर्फ वोट के वास्ते था। तो अब क्या, जब योगी सरकार आई तो योगी जी ने काम किया है, जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंचा है, और क्या वो वोट में बदलेगा? एक सबसे बड़ी चीज जो कि भारतीय जनता पार्टी की रही है और योगी सरकार की रही है, और जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, ये पार्टी सर्वस्पर्शी पार्टी है। जितने वर्ग हैं, जितने समुदाय हैं, बिना भेदभाव के सबके लिए काम करती है। लोग कुछ भी बोलते रहें, लेकिन मैं आपको जमीन की स्थिति बता रहा हूं। आपको 2 उदाहरण देता हूं। उज्ज्वला गैस योजना आई, उज्ज्वला योजना, सिलेंडर दिए गए, बीपीएल लिस्ट के हिसाब से सिलेंडर दिए गए। उसको अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जिन समुदायों को लाभ हुआ ज़्यादा, वो हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि इनकी तो कभी बीजेपी देखभाल नहीं करेगी। फिर क्या जरूरत है योगी आदित्यनाथ जब ऐसे बयान देते हैं 80 और 20 वाले? इन बयानों से भी तो कंट्रोवर्सी होती है। देखिए, कंट्रोवर्सी जब दूसरे लोग उठाते हैं तभी ऐसे बयान देने पड़ते हैं। अपने आप कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर आप लोगों को भ्रमित करें, आप किसी धर्म और किसी समुदाय के नाम पर अगर आप वोट मांगे, तो फिर 80 और 20 की वास्तविकता बतानी पड़ती है ना कि भाई हमने तो सबके लिए काम किया है। लेकिन अगर आप तुष्टीकरण के अंदर अभी भी घुस रहे हो, आपको आज का मैं आपका टेलीविजन देख रहा था कि हम आएंगे तो पुरानी वाली पेंशन योजना लेकर आएंगे। हम किसका मूर्ख बना रहे हैं? कौन सी पेंशन योजना की आप बात कर रहे हो? 25 साल पहले पेंशन का सिस्टम बदला गया, एनपीएस के नाम से, न्यू पेंशन स्कीम के नाम से, जिसके अंदर कुछ सरकार रखती है, कुछ आप रखते हो पैसा, और अंत के अंदर आपको वो पेंशन मिलती है।
सिर्फ एक वर्ग अलग था इसके अंदर, क्योंकि उनको जो पेंशन मिलती थी उसको घटाकर 50% पे किया गया था। वो थे आर्म्ड फोर्सेस, उनकी कंडीशंस अलग हैं। 18 साल की उम्र के अंदर एक आदमी भर्ती होता है, 35 साल की उम्र में छोड़ के चला जाता है, और उसके साथ आप कैसे कंपेयर करोगे? इसलिए उनका सिस्टम अलग था। लेकिन आज अगर आप कहो नहीं जी हम वो पुरानी वाली लेकर आएंगे, तो आप तो मूर्ख बना रहे हो ना लोगों का। तो इसी तरीके से बहुत चीज़ों को लोग बाग एक मुखौटा पहनकर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बीजेपी संदेश देने में कामयाब हुई है? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद उसमें आता है जहां पहले चरण में चुनाव होगा 10 फरवरी को। कहा जा रहा था किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन अभी भी आप अगर किसान नेताओं से बात करिए तो वो कहते नहीं कानून वापस लेने से कुछ नहीं होता, 1 साल हम बैठे रहे, हमारे इतने किसान मर गए, उनकी कौन बात करेगा? असर है गाजियाबाद की 5 सीट पर या नहीं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कृषि कानून थे उनका असर नहीं था। वो कृषि कानून का असर था गेहूं और धान की फसल पर। हमारा तो गन्ने का इलाका, और योगी जी ने जो मायावती जी छोड़ गई, जो अखिलेश जी ने पैसा नहीं दिया वो भी दे दिया, और बाकी जो बकाया था वो भी दे दिया। मेरे ख्याल से 6 महीने का बचा होगा, वो भी मिल जाएगा। उसके अलावा लोगों के ऋण माफ कर दिए। तो किसान को योगी जी से कोई दिक्कत नहीं है। किसान, इसीलिए आप देखेंगे आम जो किसान है, अगर हम बुलंदशहर का इलाका लेते हैं, आईटीसी यहाँ पर गाजर की और मटर की खेती करवाता है, और उस कानून के अंदर क्या था? कॉन्ट्रैक्ट की बात थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था। यहाँ तो हो रही है ना। हाँ। शुरू से हो रही है। नहीं तो, सर, इसलिए भी क्योंकि पंजाब में है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, तो इस कानून में भी ये क्यों इसका विरोध हुआ, ये अलग एक डिस्कशन का विषय है, अलग चीज है, ये अलग विषय है। पर मैं ये आपको कहूंगा कि लोग बाग वोट देंगे ये देखकर कि उनको क्या फायदा मिला है। आज आप स्कूलों का कायाकल्प देख लीजिए। दिल्ली वाले तो स्कूल की बात करते हैं, आप सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश के देख लीजिए, आपको लगेगा कि ये कोई प्राइवेट स्कूल है। खाना भी अच्छा मिलता है मिड डे मील के लिए, यूनिफॉर्म भी बड़ी अच्छी बनी है बच्चों के लिए, फ्री दे रही है सरकार, किताबें भी फ्री दे रही है, बस्ता भी फ्री दे रही है, जूते भी फ्री दे रही है, और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए और कई चीज़ें ऐसी कर रही है जिससे कि बच्चे आगे चलकर अच्छा काम कर सकें। उत्तर प्रदेश में जो वोट मिलेगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे मिलेगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे? जो कुछ भी योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं उसका मार्गदर्शन मोदी जी से मिल रहा है। मोदी जी की जो विचारधारा है, मोदी जी जिस मार्ग पे चलना चाहते हैं उसी को इम्प्लीमेंट अपने तरीके से, उसको कैसे पूरे प्रदेश के अंदर 22 करोड़ से ज़्यादा की जनता उसके अंदर कैसे उसको ले जाया जाए, वो योगी जी कर रहे हैं। तो ये तो एक कंबाइंड फैक्टर है, संयुक्त चीज़ है। और 14 से लेकर अब तक लोगों ने देखा है कि भारत कहाँ से कहाँ आ गया है, और 17 से लेकर आज तक देखा है कि उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ आ गया। तो इसलिए दोनों का फायदा मिलेगा, यानी डबल इंजन का फायदा मिलेगा। गाजियाबाद की अगर बात करें, 2014 में आप पहली बार चुनाव लड़े, आप रिकॉर्ड वोटों से जीते, प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा में जीते थे, उसके बाद दूसरा नंबर आपका था, 5,60,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से आप जीते। 2019 के चुनाव में भी आप तकरीबन 4.25 लाख वोटों के अंतर से जीते, भारी अंतर से जीते। 2017 में गाजियाबाद की 5 सीट, जिसमें बीजेपी कहीं नहीं थी, 5 सीट जीत के आपने दी। इस बार दबाव है, प्रेशर है, कितनी सीटें आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी जीत पाएगी? क्योंकि आपसे प्रधानमंत्री को भी मेरे ख्याल में बहुत उम्मीदें हैं, आप बहुत नजदीकी हैं, और पहली बार में ही आपको जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई उसके बाद। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि फौज के अंदर हमको सिखाया जाता है कि जब कोई काम मिले तो उसके अंदर पूरी अपनी जी जान लगा दीजिए, पूरा उसके लिए प्रयत्न करिए। और गीता में भी कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन
तो अपना काम करिए, फल अपने आप आ जाएगा। सर, फौज का आपने जिक्र किया, फौज का अनुशासन क्या राजनीति में काम आता है, या आपको फर्क लगा फौज में काम करने में और राजनीति में? अब तो आपको लंबा अनुभव राजनीति का भी हो गया है। नहीं, फौज का सिस्टम अलग है। राजनीति के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धीरे धीरे एक उन्होंने अलग राह ले ली। उदाहरण के तौर पर अगर मुझे कोई कहता है कि ये प्रोग्राम 10 बजे शुरू होगा, मैं 10 बजने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, लेकिन क्योंकि वो राजनीतिक प्रोग्राम है तो शायद 10 बजे शुरू नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए धीरे धीरे अब लोग समझने लगे हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब विकृत हो जाती हैं तो उनको दोबारा वापस लाने में समय लगता है। और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सब तरह के लोग हैं, धीरे धीरे जो पूरी तरह से रंगे नहीं हैं वो कुछ 1-2 साल में रंग जाएंगे। और मुझे पूरी आशा है कि आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो एक पार्टी की विचारधारा है, पहले देश, फिर पार्टी, फिर मैं, तो ये विचारधारा एक बार जब दिल के अंदर घुस गई तो आप मान कर चलिए आदमी भी बदलेगा, प्रदेश भी बदलेगा, देश भी बदलेगा। उस दिन का हम सबको इंतजार है सर, सब इसी उम्मीद में हैं। जो यूनिफॉर्म में लोग होते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं या दूसरी फोर्सेस में होते हैं, उनका लगाव बीजेपी के संग ज़्यादा देखा जाता है। आप आए अभी, जो हमारे सीडीएस थे बिपिन रावत जी, जिनका दुखद निधन हो गया हादसे में, उनके भाई आए हैं बीजेपी में, तो ये क्या ज़्यादा लगाव है या कुछ विचारधारा से लोग सहमत होते हैं, क्या चीज़ है? ये विचारधारा है। और विचारधारा इसलिए कि जो यूनिफॉर्म वाले वो भी यही कहते हैं ना कि मेरा देश सबसे पहले आता है। देश सर्वोपरि की भावना खींचती है, सबसे बड़ी वही चीज़ है। हम अपने को सबसे बाद में मानते हैं, तो ये जहाँ पे थोड़ा सा मिलावट है इसके अंदर, मेल है इसके अंदर, एक जैसी चीज़ है इसके अंदर, इसलिए आप देखेंगे कि स्वतः यूनिफॉर्म वालों को अपने आप ऐसा लगता है कि ये पार्टी उनकी विचारधारा से मिलती है। सर, 2022 में जब चुनाव हो रहे हैं, इस समय की चुनौतियों की हमने बात की, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, 5 राज्यों में चुनाव हैं। बीजेपी को सबसे ज़्यादा उम्मीद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से है इस वक्त, लेकिन क्या उत्तराखंड में चीज़ें आप लोगों को उतनी आसान इस बार लग रही, क्योंकि आप लोगों को बार बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा जब लंबा कार्यकाल पूरा होने के बाद, तो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपके मुख्यमंत्री ने ठीक काम नहीं किया, इसलिए आपको मुख्यमंत्री बदलने पड़े अपने? देखिए, उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री बदले गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण उसका पार्टी ने जो भी अपने संगठन के तरीके से जो सोचा, उसके हिसाब से उनकी सोच थी। उसमें ये नहीं कि कोई खराब है या कोई अच्छा है। पार्टी के संगठन ने सोचा कि शायद ये करने से चीज़ें और अच्छी हों। मुझे पूरी आशा है कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जिस प्रकार धामी जी ने पूरा काम किया है अपने कार्यकाल के अंदर, बड़ा अच्छा कार्य किया है। पीछे मैं गया था देखने के लिए, लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, और उस उत्साह को देखकर लगता है कि अगले कुछ दिनों में जब मैं उधर जाऊंगा तो और सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी पलायन को एक बड़ा मुद्दा बना रही है यहाँ पर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन भी है, यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव है उसका, तो इसको लेकर किस तरह की रणनीति पार्टी के तौर पर बनाई गई है ताकि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा भुनाया जा सके? देखिए, मुद्दा कुछ नहीं है। हम पलायन की बात एक फ़र्क के लिए बताते हैं। एक वो समय था जब लोगों को पलायन करना पड़ता था, एक वो समय था जब लोगों को दंगे देखने पड़ते थे, एक वो समय था जब तुष्टीकरण के कारण अलग अलग समुदायों को लड़ाया जाता था ताकि उसके अंदर सियासी फ़ायदा उठाया जाए। सिर्फ हम यही गिनाते हैं, हम ये नहीं कहते कि
पलायन होगा कि नहीं होगा। और ये सिर्फ फ़र्क बताने के लिए है कि आज उत्तर प्रदेश का नागरिक ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि दोनों जो पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं, आप अगर उनकी लिस्टें देखें, एक ने उन लोगों को डाला है जो कि दंगों के अंदर शामिल थे। तो ये चीज़ें लोग बाग भी देख रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग बाग इस चीज़ को भूलेंगे नहीं कि जिन लोगों को आरएलडी और सपा लेकर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में शामिल थे जिससे लोगों को नुकसान हुआ। लोगों को चाहे पलायन करना पड़ा, चाहे उनको घर बेचना पड़े, चाहे प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी या उनके घर जला दिए गए। एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री थे, 3 मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, धर्म सिंह सैनी, ये छोड़कर गए, समाजवादी पार्टी में गए। क्या इनके जाने का कुछ नुकसान होगा, खासतौर पर ओबीसी वर्ग के वोट पर? क्या ऐसे लोग जब जाते हैं तो क्या अपना वोट ले जाते हैं या सिर्फ वो व्यक्ति ही जाता है? मतलब ये मेरा भी सवाल है। मतलब मुझे लगता है हमेशा ऐसा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे पास एक पार्टी से आए, उनको लगा कि उस पार्टी के अंदर उनका फ्यूचर नहीं है। 5 साल उन्होंने मलाई खाई। अब उनको दूसरी तरफ कुछ और दिखने लगा तो उधर चले गए। 5 साल आप मंत्री रहे, आपके मुख से कभी ये नहीं निकला कि इस भारतीय जनता पार्टी ने कोई खराब काम किया है। आप पार्टी के हिस्से थे, अगर कुछ था तो आप बोलते ना पार्टी के अंदर, वो तो नहीं बोला आपने। और आप मंत्री रहते हुए अगर इतने मजबूर हैं कि आप अपने वर्ग के लिए कुछ नहीं कर पाए तो फिर जनता आपकी बातों पे कैसे भरोसा करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। मैं तो कहूँगा जनता को तो ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक मुख्यमंत्री जी की एक योजना है जिसमें कन्याओं के विवाह का प्रावधान है। उनके पूरे विवाह का खर्चा जो है गरीब, उनका सब वर्गों के लिए। गाज़ियाबाद के अंदर तकरीबन 2500 के करीब ऐसे जोड़े थे। उसके मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य थे। उन्होंने जो भाषण दिया, जो उन्होंने उपलब्धियां गिनाई कि उनके नीचे वंचितों का, गरीबों का, शोषितों का कितना भला हुआ है, आज वो किस मुंह से कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। जनता वैसे भी सब जानती है, आप इतना मूर्ख नहीं बना सकते जनता को। जब आप लोग जाते हैं जनता के पास तो जनता ये पूछती है कि 5 साल में आपने क्या किया हमारे लिए। आपके पास वो कौन कौन से कामों की लिस्ट है जो आप लोगों को बताते हैं, या आपके लोग जो जाते हैं वो बताते हैं कि हमने 5 साल में ये किया और आने वाले वक्त में ये काम हम आपके लिए करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक परिपाटी शुरू की थी कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड हर साल देते हैं। हम तो अब भी देते हैं। हम अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं कि इतने काम हुए, इतने काम इस कारण नहीं हो पाए। और अगर गाज़ियाबाद की बात की जाए तो जो लोग गाज़ियाबाद में रहते हैं अपने मन पे हाथ रख के कहें कि क्या गाज़ियाबाद में बदलाव आया है कि नहीं आया है। सर, मैं वही जिक्र करूंगी, 532 करोड़ की परियोजनाओं का भी आपने लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, भी हाल में किया आपने। इसके अलावा आप रैपिड रेल की बात कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक बस की बात कर रहे हैं। ये सारे बदलाव लोग कह रहे हैं हुए हैं, लेकिन अभी हुए हैं, नजर कब आएंगे? देखिए, मैं आपको एक फिर उदाहरण देता हूँ। 2014 के अंदर एक डिमांड थी लाइन पार के इलाके में एक रेलवे ओवरब्रिज की, ताकि दोनों तरफ के इलाके मिल जाएं। विजयनगर के इलाके में धोबी घाट ओवरब्रिज बोलते हैं उसको। 30-35 साल पुरानी डिमांड थी। लोग वक्त चिट्ठी लिखते थे, उसके बाद भूल जाते थे। लोग बाग जब पूछते थे उनसे कहते थे हमने चिट्ठी लिख दी है भाई, हमने पार्लियामेंट में भी चिट्ठी लिख दी है, हमने विधानसभा में भी चिट्ठी लिख दी है। 2014 में मैंने उन लोगों से एक वायदा किया था कि ये बनेगा। मुझे तकरीबन 1.5 साल लगा
उसको सैंक्शन कराने में, रेलवे को मनाने में, और शायद ये पहला ब्रिज है देश का जिसमें रेलवे भागीदारी से जीडीए के साथ मिलकर बना रहा है, नहीं तो सारा पैसा हमको देना पड़ता। ब्रिज एक नए किस्म का ब्रिज है, बड़ा लंबा ब्रिज है। उसमें जब काम शुरू हुआ एक फॉल्ट उसी टाइप के ब्रिज के अंदर कहीं पर डिटेक्ट हुई। अब रेलवे का महकमा वो तो पूरा दोबारा एग्जामिन होगा, वो दोबारा एग्जामिन हुआ। कोरोना आ गया, काम रुक गया। कोरोना के ख़त्म होने के बाद काम शुरू हुआ तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो गाज़ियाबाद के ही थे उनकी मृत्यु हो गई कोरोना से, काम में फिर देरी लगी। आज हम उस स्थिति में हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगले 1.5 महीने के अंदर ब्रिज तैयार हो जाएगा। यानी चुनाव होने के बाद तक वो तैयार, क्योंकि इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं था। लेकिन इसी तरीके से बहुत से काम ऐसे हैं जो समय से पूरे हुए हैं। रैपिड रेल सिस्टम पहला चरण अगर उत्तर प्रदेश में आया है तो कोई तो कारण होगा ना। वो तो पहले हरियाणा में जा रहा था, तो उसको इधर मोड़ने का किसी ने तो कोई प्रयत्न किया होगा। तो ये क्रेडिट आपको है, कोशिश की आपने थी, कोशिश की, यहाँ पे कोशिश की, आ गया हमारे यहाँ। अगर आज आप दिल्ली से मेरठ 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं तो किसी ने तो, कल ही मैं गई हूँ सर दिल्ली से मेरठ, तो किसी ने तो कोशिश की होगी। आना जाना ये बात तो, अगर अब हम कह रहे हैं कि 2024 से पहले हम आपको देहरादून 2 घंटे में पहुंचा देंगे या 2.5 घंटे में पहुंचा देंगे, तो मानकर चलिए हम पहुंचा देंगे आपको, नई रोड बनेगी। सर आपका जो मंत्रालय जिसका आप अभी बात भी कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, उस पर अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा निर्भर करती है। बहुत काम हुए हैं उसमें, कुछ ऐसे काम जो वाकई लोगों तक पहुंचने चाहिए और लोगों को दिख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें। देखिए लिस्ट इतनी लंबी है, चाहे आप नेशनल हाईवे 24 ले लीजिए, आप रैपिड रेल सिस्टम ले लीजिए, आप मेट्रो ले लीजिए। हमारी मेट्रो एक जगह तक थी, मोहन नगर तक थी, उसको आगे एक्सटेंशन होना है, वो हो गई है। हमारा नया रेलवे स्टेशन उस तर्ज पे जैसा कि अहमदाबाद में है, प्लान तैयार हो गई है, अप्रूव हो गई है, किसी भी दिन उसका काम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद इसको कैसे लिंक किया जाए बाकी सिस्टम से, उसके ऊपर काम चल रहा है कि हम स्काई बस सिस्टम लाएंगे या दूसरे तरह का कोई मेट्रो सिस्टम रखेंगे ताकि लोगों के आवागमन के अंदर सुविधा हो। सिर्फ कुछ इलेक्ट्रिक बसेस से काम नहीं चलेगा, एक पूरा एक इकोसिस्टम वहाँ पे तैयार करना पड़ेगा हमको। वो सब उसके ऊपर काम चल रहा है। इसी तरीके से जो रोड खराब हो गई हैं उनको भी ठीक कराने के काम चल रहा है। अब दिक्कत क्या होती है, अलग अलग दायरे हैं, कुछ चीज़ें लोकल बॉडीज़ के नीचे होती हैं, नगर पालिका है, नगर निगम है, पीडब्ल्यूडी का महकमा है, और कुछ चीज़ें इसके ऊपर होती हैं। जो लोकल बॉडीज़ के काम हैं उसके लिए अलग लोग हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई इसको कराइए, उनकी जो भी उनके पास बजट आता है उससे वो कराने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ आपको एक साधारण व्यक्ति होगा उसके लिए तो समस्या वही है, उसके घर के आगे की नाली, उसके घर के आगे की सड़क, उसके घर के आगे की सड़क में खड्डा। अब वो ये नहीं सोचता कि ये कराना किसने, वो यही सोचता है कि ये तो सांसद की जिम्मेवारी है, क्योंकि आप अवेलेबल हैं। हाँ। आप सबको एंटरटेन करते हैं कि आइए बताइए आपकी क्या समस्या है, जहाँ तक हो सकता है हम ठीक करें। खोड़ा हमारी एक ऐसा गांव था, बिल्कुल बदहाल। आज खोड़ा की सब गलियां पक्की हैं, खोड़ा के अंदर स्ट्रीट लाइटिंग है, खोड़ा के लोगों को लगता है कि कहीं पर ठीक रह रहे हैं। खोड़ा की एक समस्या है जो पिछले 7 साल से जिसको हम जूझ रहे हैं, जिसका कोई तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ पर पीने का पानी आएगा। कई चीज़ों में देर लगती है लेकिन होता है। एक स्थायी अगर सोल्यूशन, देखिए टेम्परेरी सोल्यूशन तो बहुत हैं। हाँ। आप कल टैंकर लगा दें कहें हाँ जी पानी आ गया, वो फिर ठीक नहीं है। आपको स्थायी सोल्यूशन देना है ताकि हर घर साफ पानी उनके नलके में आ सके, नल से जल पहुंचे।
सर, अखिलेश यादव कहते हैं कि सारे शिलान्यास उन्होंने किए हैं, आप लोग सिर्फ फीते काट रहे हैं। चाहे आपके डिपार्टमेंट जितने फ्लाईओवर बनाए, जितनी सड़कें बनाए, वो तो कह रहे हैं सब उनका किया हुआ है, आप लोग बस मौका मिल गया फीते काटने का। अर्चना जी, मैं एक चीज़ से उनकी इस चीज़ से सहमत हूँ कि उन्होंने शिलान्यास बहुत किए। शिलान्यास करने के बाद वो भूल गए कि किस किस चीज़ का उन्होंने शिलान्यास किया था। अब कोई काम पड़ा रहे 4-4 साल तक, तो कोई तो उसको कंप्लीट कराएगा ना। अच्छा, आप में ये खासियत है आपकी सरकार में कि टाइम बाउंड काम हो रहा है, जो दिख रहा है। बिल्कुल। क्योंकि पहले की सरकारों में जब फ्लाईओवर बनते तब भी थे, लेकिन मैं लखनऊ में भी देखती थी बरसों बरस 8-8, 9-9 साल तक फ्लाईओवर बनते जा रहे हैं, उस जगह पे 4-4, 5-5 साल तक काम होता जा रहा है। देखिए, मुरादनगर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए एक ओवरब्रिज बना हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ था क्योंकि रेलवे लाइन थी, वहाँ बनना चाहिए था, कोई परमिशन नहीं ले रहा था, पड़ा रहा, कई साल तक पड़ा रहा। अब उसको अगर हमने कंप्लीट करा दिया तो हमें क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इसी तरीके से ठीक है, आपने एलिवेटेड रोड शुरू की, बहुत अच्छी रोड शुरू की आपने, लेकिन उसके बाद आपने बीच में छोड़ दी। अब उसको कंप्लीट कौन कराएगा? अगर उसको हम नहीं कराते तो अगले 10 साल तक ऐसे पड़ी रहती, वो कोई फायदा नहीं था उसका। सर, राम मंदिर का विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, राम मंदिर बना, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना, लेकिन क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं उसका। राम मंदिर की लड़ाई अगर अखिलेश जी भूल गए हों, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी और उसमें उनके पार्टी के द्वारा जो अत्याचार हुआ, जो कार सेवक मारे गए, क्या उसके बारे में उनको बोलना नहीं आता क्या? उसके बारे में भी बोल देना कि देखिए हमने तो रोकने की कोशिश की थी। तो जिस तरीके से 500 साल के बाद एक भव्य मंदिर बन रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने तो शुरू नहीं किया था, कहीं से तो चीज़ शुरू हुई थी ना। तो उस चीज़ को तो याद करना पड़ेगा और क्रेडिट उसका लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए हमको? अयोध्या का और काशी का क्रेडिट आप ले रहे हैं कि आप लोगों ने किया, आप लोगों ने शुरू किया, लेकिन अब बात मथुरा की हो रही है, तो क्या मथुरा में भी अब आगे काम होगा? कुछ ऐसी चीजें हैं। देखिए, समय बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैं ये सोचता हूँ कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारा जो सांस्कृतिक इतिहास है, उसको पुनर्जीवित करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो दब गया है तो उसको हटाना पड़ेगा। इसी को क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहती है बीजेपी? मैं इसको दूसरे तरीके से आपको कहना चाहूँगा। अर्चना जी, बहुत लोग बाग और ख़ासकर हमारे वामपंथी विचारधारा वाले लोग हमेशा से कहते हैं कि भारत का भी एक राष्ट्र नहीं था, अलग अलग स्टेट थे। राष्ट्र तो अंग्रेज़ों ने बनाया, अंग्रेज़ों की बड़ी उसमें खूबी बताई जाती है। भारत सांस्कृतिक तौर पर एक ही राष्ट्र था। मकर संक्रांति गई है, यही मकर संक्रांति किसी और नाम से असम में भी मनाई जाती है, दक्षिण में भी मनाई जाती है, गुजरात में भी मनाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी मनाई जाती है। नाम शायद अलग हो, खान पान शायद अलग हो, लेकिन चीज़ वही है। तो हम जुड़े हुए थे, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ये राष्ट्र सांस्कृतिक तौर पर एक था हमेशा से। जिसे आप सांस्कृतिक धरोहर कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि बीजेपी धर्म और राजनीति का घालमेल करती है, उसको वो पॉलिटिक्स सूट करती है। ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति है, धर्म की एक अलग जगह है, दोनों के अंदर कोई मेल नहीं है। और धर्म एक आपका स्वाभाविक और व्यक्तिगत चीज़ है। असल में अगर आप धर्म का मतलब लें तो क्या होता है उसका मतलब? मेरा धर्म है, मैं सेना में हूँ, मेरा धर्म है ये करना। वो किसी जिसको हम रिलीजन कहते हैं उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। हम कहते हैं सेवा परमो धर्म, सेवा करना मेरा परम धर्म है। वो कोई हिंदू है क्या, वो ईसाई है क्या, कोई पारसी है क्या, कोई मुसलमान है क्या? नहीं। तो धर्म की परिभाषा अलग है
और धर्म व्यक्तिगत है। और इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पहले भाषण में जो चीज़ें कही थी, लोग बाग उसको बार बार पढ़ें तो शायद उनको धर्म के बारे में थोड़ी बुद्धि उनकी ठीक हो जाए। सर, ये लाल टोपी का बड़ा जिक्र होता है, प्रधानमंत्री ने किया, उसके बाद योगी जी भी करते हैं, तो क्या बीजेपी को लाल टोपी से डर लग रहा है? मुलायम सिंह यादव ने भी कहा कि उनके मन में डर है, बीजेपी के मन में लाल टोपी का, लाल रंग देख के डर लगता है। नहीं, मेरे ख्याल से लाल रंग से वैसे ही सब लोग डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लाल टोपी से नहीं डरता। लाल टोपी अपने आप के अंदर अगर इस चीज़ को सोचती है कि वो डरा रहे हैं तो शायद उनको उसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। आप डराकर वोट नहीं ले सकते। आजकल के लोग डरकर वोट नहीं देंगे, वो देख चुके हैं, बहुत उन्होंने देखा कि डराकर क्या काम किया जाता है। अब मोदी जी की और योगी जी की सरकारें हैं, लोगों को कोई भय नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों को साथ लेकर आ रही है, ये शुरुआत बीजेपी ने की थी जब एनडीए बनाया था कि छोटे छोटे दलों को साथ लेकर आई थी, तो वो आपके ही पदचिन्हों पे अब चल रहे हैं। क्या लग रहा है वो कड़ी टक्कर इस बार उत्तर प्रदेश में देने वाले हैं बीजेपी को, एनडीए को? देखिए, जब आप बिल्कुल क्षीण हो जाते हैं तब आप दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस समय जो विपक्ष है उनके पास कोई चारा नहीं है, वो बेसहारे हो गए हैं, तो अब एक दूसरे का सहारा ढूंढ रहे हैं कि भाई इससे शायद हमको फ़ायदा हो जाए, और कुछ नहीं है। और मैं इस चीज़ को मानकर चलता हूँ कि जनता अपने विवेक से, जनता अपने भले को देखते हुए, जनता ये देखते हुए कि क्या विकास हुआ है, क्या उनके जीवन के अंदर बदलाव आया है, इनको अगर देखकर चलेगी तो कोई गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकता। योगी आदित्यनाथ की सीट की घोषणा गोरखपुर से की गई। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने बाबा जी को वापस भेज दिया है गोरखपुर, वो अपने घर में ही रहे, अब जनता भी 10 मार्च को साफ कर देगी। इसकी वजह क्या? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था वो अयोध्या से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सी हो रही, बहुत बात हो रही, विपक्ष बहुत चर्चा कर रहा है इसकी। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ एक नई चीज़ निकालना। ये तो उनका कहना था कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा कभी। ना भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो मथुरा से लड़ेंगे या गाजियाबाद से लड़ेंगे या और कहीं से लड़ेंगे। गाजियाबाद से अगर लड़ते तो आप कह सकते थे कि हाँ जी ये तो वहाँ से आगे, तब होता कि उनको गोरखपुर में डर लग रहा है इसलिए गाजियाबाद आ गए। तो ये तो दोनों तरफ की चीज़ है। गोरखपुर उनका वहाँ क्षेत्र पर है, उनका क्षेत्र है, वहाँ से कई बार के सांसद हैं, वहाँ के मठाधीश हैं गोरक्षधाम के, तो और कौन सी अच्छी जगह हो सकती है उनकी। अच्छा, 2007 के बाद कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़के नहीं आया, जनता के बीच जाके नहीं आया। योगी आदित्यनाथ ने अब गोरखपुर से चुनाव लड़ने की जब घोषणा कर दी बीजेपी ने, तो अखिलेश यादव और मायावती को भी चैलेंज दे दिया है कि इस बार अगर आपको भी मैदान में आना है तो लोगों के बीच से आइए। बिल्कुल चैलेंज है। मैं तो चाहूँगा कि अखिलेश जी नामांकन करें जल्दी से, हम देखना चाहेंगे कहाँ से नामांकन करते हैं। अच्छा, इस पर आपकी नजर होगी कौन सी सीट वो ढूंढते हैं। बिल्कुल। प्रियंका गांधी नारा लेके आई, लड़की हूं लड़ सकती हूं, 40% महिलाओं को टिकट दे रही हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश में कहीं कांग्रेस का कोई अभी अस्तित्व देख रहे हैं? देखिए, जब अस्तित्व नहीं होता तब हम उल्टी सीधी बातें करते हैं, कोई भी दल। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, विमेन रिजर्वेशन बिल तो इनके समय से पड़ा हुआ है ना पार्लियामेंट में, ठंडे बस्ते में। भाई क्यों नहीं निकाला आपने? तब निकालना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा समर्थन करती है कि भाई एक महिला रिजर्वेशन बिल होना चाहिए। तो सर, आपकी सरकार इतने साल से है, उसने भी इस पे काम नहीं किया। पड़ा हुआ है अभी, उसको क्या कहते हैं, किस सेलेक्ट कमेटी के अंदर उन्होंने डाला हुआ है, वो ऐसा डाला हुआ है कि शायद निकालने में समय लग रहा है। समय उसको निकाला जाएगा, नहीं तो एक और आलोचना हम लोगों को आ जाएगी, हर एक चीज़ जल्दी जल्दी कर देते हैं। नहीं, मोदी जी वैसे भी कहते हैं ना कि बहुत सारे काम इसलिए नहीं किए दूसरी पार्टियों ने, दूसरी सरकारों ने, क्योंकि भगवान ने शायद उनके लिए मुझे तय किया हुआ था। हो सकता है। सर,
कितनी सीटें इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी? आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं, साफ बोलते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूरी ईमानदारी की उम्मीद भी करती हूँ। मैं ईमानदारी से, पहले भी आपने मुझसे एक बार ये सवाल किया और मैंने तब भी आपको बड़ी ईमानदारी से कहा है कि मैं कभी नंबर ऑफ सीट्स की बात नहीं करता, लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, बिल्कुल। आप कह रहे हैं, यानी अखिलेश यादव के लिए कोई चांस नहीं दिख रहा आपको? टक्कर दिख रही कि नहीं, कि टक्कर भी नहीं दिख रही आपको? अभी तक तो नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और चुनाव के जब नतीजे आएंगे उसके बाद एक बार फिर आऊंगी आपसे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए, और तब बात करेंगे कि आकलन जो किया आपने वो कितना सही रहा, कितना लोगों ने भरोसा किया आपके और आपकी पार्टी के काम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल वीके सिंह, जिन्होंने कहा कि वो सीटों की संख्या नहीं बताते, लेकिन उनको पूरा भरोसा है कि मेजॉरिटी आएगी उनकी सरकार की और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।